जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, सबसे पहले आज हम लोग एक बहन के द्वारा जो मैसेज किया गया है उन मैसेज को पहले स्पष्ट रूप से सही करते हैं। बहन का एक मैसेज है, मतलब एक कमेंट है कि भैया आप जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाए थे उनमें आसन छूट चुका है, मतलब 3 छूट गया है। हम लोग जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़े हैं उनमें आसन भी होता है, यह उसमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी में छूटा है। हम लोग जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़े थे, चलिए उसको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। क्या बोले थे? परिभाषा अधिक याद करने का एक ट्रिक बताए थे। काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, यही ना बोले थे। उसके बाद बोले थे फिर भी हमको चाहिए। काना क्या मांगा था? एल्युमिनियम जिंक लोहा। सुनो यहाँ, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे। एल्युमिनियम जिंक लोहा, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, फिर भी हमको चाहिए। चाहिए का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, हमको चाहिए पारा चांदी सोना। पहले पारा चाहिए, तब चांदी चाहिए, तब सोना चाहिए, इतने हम सिखाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। क्या बोले थे? काना को से के न, काना का सी ए का, काना का मांगे आम जी मांगे, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा। उसके बाद बोले थे फिर भी का मतलब पी भी यहां लिखे थे। फिर भी हमको, अच्छे हम सी यू से को, हमको चाहिए। चाहिए का मतलब कुछ ना, हमको चाहिए क्या चाहिए? पारा, पारा का सूत्र एच जी, फिर चांदी, चांदी का ए जी, और फिर सोना का ए यू। यही हम लोग याद किए थे। ये क्या है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ये है और सबसे कम ये है। रिएक्शन करने में सबसे भयानकता भाई कोई लाएगा। रिएक्शन का स्पीड किसी के पास है, अभिक्रियाशील है तो वो पोटासियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर लोहा है, आयरन है, फिर पीबी है, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर पारा है, फिर सिल्वर है, चांदी है, फिर गोल्ड है, सोना है। ये हम लोग याद किए थे, लेकिन इनमें एगो छूट गया। और वही छूटा हुआ चीज बहन के द्वारा बताया गया। सबसे पहले हम उस बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद करते हैं। बहन ने इतना अस्थिरता व इतना ही बेहतर तरीके से स्टडी कर रहा है कि एक एक कमी को भी वह देख पाता है। उस बहन को हम दिल की हार्दिक गहराई से नमस्कार करते हैं। उस बहन को हम दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद करते हैं। साथियों, वह बहन वाकई में बहुत ही गहनता के साथ स्टडी कर रही है, हर एक बातों को देख रही है, हर एक बातों को सीख रही है। वह बहन वाकई में काबिलिय तारीफ है और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उस बहन की हर एक वह सपना पूरा हो जो उसने खुली आंखों से देखा है, और उस बहन का वह सपना हमेशा आगे बढ़े, हमेशा बुलंदियों को छुए, ऐसा हम उस बहन को आशीर्वाद भी देते हैं। साथियों, यहाँ पर आसन जो छूटा है, इस बात को हम एकदम पूरा क्लियर कर देते हैं। दीदी जो बताई वह भी सही है और हम जो बताए थे वो भी सही है। गलती सभी इंसान से होता है और हमसे भी होगा और आगे भी होगा। ऐसा नहीं कि आज हुआ फिर आगे नहीं होगा। फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है पूरा एकदम बेहतर तरीके से एक एक कमी को ठीक करते हुए हर एक बातों को अच्छे तरीके से सीख कर आपको सिखाने का, ना कि गलती पे गलती दोहराने का। आगे से गलती नहीं होगा ऐसा भी प्रयास करेंगे, लेकिन इंसान है, गलती जरूर होगा। फिर भी प्रयास रहेगा गलती नहीं के बराबर हो। अगर गलती होता भी है तो आप लोग जरूर अवगत कराइएगा, हम उसका ठीक करने का प्रयास करेंगे। बस ये बात अभी हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पर जो आसन छूटा है, ये छूटा है उन बुक के अनुकूल जिस बुक में आसन है।
ऐसा नहीं कि ये गलती है, ये गलती नहीं है, ये भी सही है। आसन हम नहीं भी लिखे हैं तो मेरा अभिक्रियाशीलता श्रेणी सही है, ठीक है। लेकिन वो बहन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बहन भी जो बताई है कि यहाँ आसन है, बहन का कहना भी सही है। कारण ये है कि भारती भवन बुक के अनुकूल अगर आप चलिएगा तो उसमें आसन मिलेगा। भारती भवन बुक में आसन है, ठीक है, भारती भवन के बुक में आसन दिया हुआ है। लेकिन वही अगर जब हम लोग एनसीईआरटी का नियम का पालन करते हैं, एनसीईआरटी बुक को देखते हैं, एनसीईआरटी बुक को अपना एक पथ बनाकर चलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आसन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आसन नहीं दिया है। तो हम लोग एनसीईआरटी के नियम के अनुकूल चलें, और साथ ही साथ इसको हम गूगल करके भी पहले चेक करके वेरीफाई किए थे, गूगल में भी नहीं दिया था, और हम वहाँ पर आसन नहीं देखे। और बुक मेरे पास भारती भवन का उस समय उपलब्ध भी नहीं था, नहीं तो हम जरूर भारती भवन का बुक को भी देखते हैं, तो वहाँ पर हम करेक्ट करते भारती भवन बुक में आसन है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। यही एक मिस्टेक के कारण हमें फिर से ये अवगत कराना पड़ रहा है। खैर छूट गया, इसीलिए फिर से इसको दोहरा दिए। और बहन का भी हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं कि बहन भी हमको इस बात से अवगत कराया। तो यहाँ पर आसन अगर जब हम देंगे तो ये भारती भवन का नियम के अनुकूल सही हो जाएगा। आसन नहीं भी देंगे तो एनसीईआरटी के अनुकूल सही रहेगा। तो साथियों, अगर जहाँ भारती भवन को लेके चले तो वही वाला परिभाषा एकदम याद रखना। काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा, काना का मांगे एल्युमिनियम जिंक लोहा। सुन, इधर सुन 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 सुन, फिर भी हमको चाहिए, हमको चाहिए का मतलब कुछ ना, हमको चाहिए पारा चांदी सोना। सुन 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 सुन, फिर भी हमको, आज से हम, सीयू से को, हमको चाहिए का मतलब कुछ ना, पारा चांदी सोना। हो गया याद? चलिए ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी जब पढ़ लिए तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो क्या होता है, या फिर जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में या फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। आयरन सल्फेट बोलो या फेरस सल्फेट बोलो, बात एक की है, इसमें कोई बात में बवंडर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, जब आयरन सल्फेट के विलयन में, जब आयरन सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाए, या फिर जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाए। भाषा इधर से उधर कर देगा, लेकिन दो गो बात ही रहेगा, या तो फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक को डाले, या जिंक को फेरस सल्फेट के विलयन में डाले। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अच्छा ठीक, क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ बुक है, बुक से क्वेश्चन देख रहे थे और कोई बात नहीं है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। अभी हम आपको समझा रहे हैं, बता लिखाएंगे ना, अभी समझा रहे, सुनना। हम लोग पहले पढ़े थे कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जब लोहे के कील को डाले थे तो फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ था, और इधर कॉपर विस्थापित हो गया था। और इसको हम लोग क्या बोले थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया में भी एग्जाम्पल बताए थे। साथ ही साथ यह एग्जाम्पल हम अवकरण ऑक्सीकरण मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में भी बताए थे।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों एग्जाम्पल जब बताएं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये जो एग्जाम्पल बताए यही एग्जाम्पल हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया में बताए। एकल विस्थापन में तो बहुत सारा एग्जाम्पल बताए हैं, साथ ही साथ ये भी बोले हैं जितना भी एकल विस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल है वो सारा का सारा हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल में ला सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो हम लोग पढ़े जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उनमें भी एग्जाम्पल बताए थे। इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोले थे। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जब हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर आए थे तो उसके आधार पर इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझे थे। तो यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ है, लोहा यहाँ है, कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा है लेकिन लोहा अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ देखिए लोहा यहाँ पर है और तांबा यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है। इधर से अभिक्रियाशीलता श्रेणी धीरे धीरे घट के यहाँ तक आके पूरा घट जाता है। तो तांबा के तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील है। तांबा के तुलना में, कॉपर के तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण से तांबा को लात मार के भगा दिया है और फेरस सल्फेट का निर्माण किया है। साथ ही साथ यहाँ बोले थे इस विलयन का रंग नीला है तो इस विलयन का रंग हल्का हरा है, हल्का हरा है, ये भी बोले थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, जिंक को आयरन सल्फेट, यहाँ आयरन सल्फेट Fe4, Fe4 के विलयन में, Fe4 के विलयन में जिंक को डालने पर, जिंक को डाल रहा है तो जर्डन डालेगा। अब आइए जर्डन कहाँ है, तो जर्डन देखिए लोहा के जस्ट एक कदम ऊपर है। मतलब ये लोहा से, आयरन से जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब यहाँ पर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, थम्सम एकदम बढ़िया से जूस तूस पीने का अगर किसी को जिम्मेदारी है तो इसको है, क्योंकि ये इसके तुलना में कमजोर है। जर्डन के तुलना में आप ही कमजोर है। तो ये तो ताकतवर है, ये ताकतवर है लेकिन इससे नहीं है। जर्डन ज्यादा ताकतवर है, लोहा कम ताकतवर है। किसके तुलना में? जर्डन की तुलना में। तो इसको बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स पीने की जरूरत है, क्योंकि इसको जो है ना ये अभी पटकने वाला है और पटकेगा ही। और इसका जो मैडम है ना, इसका मैडम को अपने पास रख लेगा। Fe4 ये इसका मैडम है, इस मैडम को ये कौन ले लेगा? जर्डन ले लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, Fe4 में जो SO4 है वो जिंक हथनिया लेगा, जिंक उस पर कब्जा कर लेगा। और सुनो, दुनिया जो है ना, दुनिया जो है शक्ति से चलता है। अगर ना किसी को भी झुकाना है, किसी को भी दबाना है तो वह शक्ति पर ही निर्भर करेगा। चाहे वो आपका ज्ञान का शक्ति हो, चाहे बल का शक्ति हो, चाहे फिर धन का शक्ति हो, शक्ति होना चाहिए। शक्ति है तो सब कुछ है। लेकिन बिहार में ये सब शक्ति काम नहीं करता है। बिहार में एक के शक्ति काम करता है, जानते कौन? ज्यादा भज भज करेगा ना, निकालेंगे ढाए गायब सब शक्ति बोरा में। हाँ, बिहार इसीलिए जो है ना उसके आगे आप लोग समझदार हैं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बिहार में सीधा सीधा एक के बाद चलता है, भज भजी किया तुरंत ठंडा देगा। बिहार में घर घर में डाउन है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बिहार का बच्चा लोग, बिहार का समाज का, सोसाइटी का जितना भी बच्चा लोग आजकल का है उनमें यही धारणा है और अपने आप में ही मस्त मौला रहता है। कौन कौन नशा करता है पता नहीं, लेकिन मौला रहता है, मस्त मौला। अब बोलेगा हम तो महाकाल का भक्त हैं, का बाल भी उनका का कैसे बोलता है, काल भी उनका का करे जो भक्त है महाकाल का। खैर, सबका समय आता है, सबको लपेट लेता है। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। समय का पहिया चलता है, सबको सिस्टम में ला देता है। लेकिन हाँ, बिहार है तो बिहार में सोच समझ के सब चीज़ करना पड़ता है। काहे? बिहार में सब कुछ संभव है, सब कुछ।
शून्य का आविष्कार भी बिहार में हुआ, तब गणित का एक अलग निर्माण हुआ है। तो बिहार में गणित भी पढ़ने वाला बवंडर रूप मचाता है। और बिहार का बच्चा अगर जो रंगदारी पे उतरे ना, आप लेवल, मजाल नहीं है किसी से फरिया ले उसको। खैर चलिए पढ़ाई पे आते हैं। हाँ, शक्ति का ही है दुनिया। यहाँ बिहार में शक्तिशाली सब घर में जन्म ले लेता था, हम क्या करें। बिहार में हर एक घर में शक्तिशाली बच्चा का जन्म होता है, हर एक घर में। एक को ऐसा घर नहीं जहाँ बच्चा शक्तिशाली ना है, सब घर में है, हर एक घर में। बिहार के घर घर में एकदम शक्तिशाली, एकदम बलवान बलिष्ठ पुत्र पुत्री जन्म लेता है। मस्त मौला। बिहार का जितना भी युवा है ना, लगभग युवा या तो आर्मी में जाने के लिए सोचेगा, देश का सेवा करने के लिए, देश पर मर मिटने के लिए जो है ना, बिहार का युवा हमेशा कुर्बान रहने के लिए तैयार रहता है। तो चलिए, यहाँ पर शक्ति का ही दुनिया है, तो भाई बिहार का बच्चा शक्तिशाली है तो भाई पंगा लिया जाए। तो ये जॉर्डन बिहार का बच्चा है। आप ही जो है ना पाकिस्तान का बच्चा है। कहीं भारत मेरा देश है, भारत का हर एक राज हमारे लिए सर्वोपरि है। तो भारत का ये बच्चा पाकिस्तान का, ये भारत का बच्चा नहीं है, ये पाकिस्तान का आप ही है। मारा कौन जरा पराग था उसका, मैडम का अपने पास रख लिया, बाहर में जाओ ससुर सुना, जाओ निकलो यहाँ से। तो जॉर्डन जो है ना, जॉर्डन आसो4 बना, जिंक सल्फेट बना। जॉर्डन क्या हो गया, आसो4 को लेके बैठ गया। और लोहा को जो है ना बोले, जाओ बेटा तुम हॉर्लिक्स बॉन्ड बेटा पियो, जाओ मिसाइल तिसाइल बनाओ, क्या तुम यहाँ आ गया फालतू का, भागो यहाँ से। तो लोहा को निकाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बात को हम यहाँ काहे लिखे। कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, इस शरबत का रंग कैसा था, नीला था, लेकिन ये शरबत का रंग हल्का हरा हो गया। तो यहाँ पर हल्का हरा है, हल्का हरा है, और यहाँ पर रंगहीन हो गया। अबे हल्का हरा है और रिएक्शन क्या, जो तनी मनी रंग था खतरनाक हो गया। खतरनाक मतलब पूरे उदासीन हो गया, रंगहीन हो गया। क्या हो गया, रंगहीन हो गया। इसमें कोई भी प्रकार का कलर नहीं है, ठीक है, समझेंगे ना। ये पूरा रंगहीन। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, नीला। फेरस सल्फेट का रंग कैसा, हल्का हरा। और जैसे जिंक सल्फेट बना वो रंगहीन, धीरे धीरे हल्का हो गया, धीरे धीरे रंग बदलते गया रंगहीन हो गया। तो जिंक सल्फेट का रंग पूछेगा कैसा है, तो बोलिएगा रंगहीन है। क्या समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए समय लगता है, और हमको जहाँ तक लगता है हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में आता है तो स्पीड कर लीजिए, आपके पास स्पीड करने का ऑप्शन है। तो अब इसका भाषा लिखते हैं, भाषा लिखा जाए। आज शायद हम ज़्यादा इधर उधर का बात कर दिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, प्रयास करेंगे इधर उधर का बात नहीं करें। लेकिन हाँ भाई, टॉपिक पे ही थे, पता नहीं इधर उधर कैसे चले गए, मुद्दा पे तो थे। फिर भी चलिए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ध्यान दो। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, तो लिखिएगा, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक, अबे हिंदी में लिखनी यार, जिंक अधिक आयरन से, जिंक आयरन से, लोहा लिख सो सर, हाँ वहाँ लिख लो, जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को
आयरन को विस्थापित कर फेरस आयरन को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। साथ ही विलयन का रंग हल्का हरा से रंगहीन हो जाता है। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा जड़न, जड़न। अच्छा पहले जिंक लिखा, जिंक लिखते हैं। जड़न प्लस Fe4 बनेगा जड़न जिंक जड़न प्लस इधर हो जाएगा Fe और ये हो जाएगा विस्थापित। ये पूरा क्वेश्चन का उत्तर लिख दिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए आगे अब बढ़ते हैं, नए नए प्रश्नों को सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों सीधा सीधा शब्दों कहते हैं। आज का लेक्चर अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो लेक्चर उसी का था, ये क्वेश्चन चलिए यहाँ पर है, मन किया और बताने का बता दिए। आज का लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा समय देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग नए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विकृत गंधिका। क्या पढ़ते हैं? विकृत गंधिका। विकृत गंधिका जानते हैं क्या होता है? विकृत गंधिका वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से खराब प्रकार का गंध आने लगता है। अगर अपना भाषा में समझा जाए तो सीधा सीधा कहें, विकृत गंधिका जो है ना, विकृत गंधिका असला जाता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असला जाता है को ही कहा जाता है। अगर तो खाना अगर हमारे घर में बना, आपके घर में बना, सभी के घर में बना, और वो खाना हम लोग खा कर नहीं छोड़ दिए, बोले अच्छा ठीक है बाद में खाएंगे, अभी काम कर लेते हैं। काम करते 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 समय बीतता चला गया, अब पता ही न चला कि सुबह से शाम हो गया। जब हम लोग सुबह में खाना बनाए और शाम हो गया, तो शाम होते होते खाना अपने जेरा साथी से दोस्ती करने लगा, और उसका सबसे प्यारा सा दोस्त है ऑक्सीजन। जब खाना ऑक्सीजन से दोस्ती करता है तो उसमें अपना छाप छोड़ देता है। ऑक्सीजन अपना प्रभाव डाल देता है, ऐसा प्रभाव कि वो प्रभाव हमें, आपको, सबको महसूस होने लगता है, और खाना में वह प्रभाव दिखने भी लगता है। और वह प्रभाव हमको और आपको कैसा लगता है जानते हैं? खाना खट्टा लगने लगता है, खाना बजाया हुआ टाइप का लगता है, खाना थोड़ा फचफचाया हुआ टाइप का लगता है, थोड़ा अलग प्रकार का खाना हो जाता है, और खाना से एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, खुशबू नहीं गंध, और उसी गंध का उत्पन्न होना ही विकृत गंधिका कहलाता है। तो विकृत गंधिका किसको कहिएगा? जब किसी खाद्य पदार्थ पर, जब किसी खाद्य पदार्थ पर, जब कोई खाद्य पदार्थ या जब किसी खाद्य पदार्थ पर वातावरण से ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन का उपस्थिति में
एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करती है, इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंधिका किसको कहते हैं? जब कोई खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ या फिर वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंधिका किसको कहते हैं? जब कोई खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न करता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। मतलब गंध मतलब दुर्गंध होना, मतलब बेकार खाना हो जाना। तो भोजन को, क्वेश्चन फिर से नया सुनिएगा, उस क्वेश्चन का उत्तर दे लिख देंगे, अभी हम लिख देंगे, उसका उत्तर भी लिखेंगे, समझना। पहले क्वेश्चन समझो। भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, मतलब भोजन में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं आए, खराब गैस ना निकले, खराब नहीं हो, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? खाना खराब नहीं हो, खाना नहीं असलाए, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग के ज़माने में, हमारा इसका जो समय था, मेरा इसका जो मम्मी थी, उस समय जब हम लोग का घर में खाना अधिक बन जाता था या फिर किसी कारण से बच जाता था, चावल बच गया, खास करके दिन में खाना बचता था चावल, और सुबह में ना रात में जो रोटी बनता है ना, सुनो, रात में जो रोटी बनाते हैं मम्मी सब, दीदी सब, वो जब बच जाए ना तो फिर बेफिक्र रहो, भोर को तो वही रोटी और एकदम बढ़िया से रोटी नमक तेल मिलाओ, लपेटा मारो, ले ले नुनू खोरे, एकदम हम लोग खा लेते थे। ठीक है, हम लोग के ज़माने में ऐसे ही चलता था जी। बस रात में जो रोटी बना उस समय तो खेबे किया, बच भी जाता था, ऐसा नहीं। अरे मम्मी लोग बनाती थी इसीलिए बच जाए, ताकि हम लोग सुबह में जगें तो भूखलो न रहे। मम्मी लोग का प्यार तो जानबे करता है, बच्चा भूखे न रहे, खाना बनाने में समय लगेगा, घर का बहुत सा काम रहता है, गाय, खेत, खलियान, पशु, बहुत प्रकार का काम है, वो सब काम को करते करते खाना बनाने में टाइम लगे ना जाएगा जी। तो इसीलिए मम्मी लोग क्या करती थी, हम लोग को भी ट्यूशन पढ़ने भेज देता था, तो उससे पहले सुबह में जगा करके थोड़ा सा नमक तेल और रोटी मिला करके लपेट देता था, एकदम खाने देता था। 2-3 गो रोटी खा लिए, चल दिए पढ़ने, एकदम आराज के भर छोटा खा के जाते थे पढ़ने के लिए। मास्टर पढ़ाता था, एकदम बढ़िया समझ में आता था, ऐसा थोड़ा नींद लगता था, समझ में आता था, मज़ा आता था। ठीक है, बच्चों में लाठी का डर लगता है जी, समझ में आए ना, लाठी का डर से एकदम सीधा, फिर बच्चा बड़ा होने लगता है तो अपने बुद्धि खुलने लगता है। तो सुबह का खाना जब बच जाता था तो मम्मी लोग क्या करती थी, चावल को पानी में डाल देती थी ताकि वो खराब ना हो, और वही चावल को फिर पानी से निकाल के भूज के खा लेती थी, तेल उल दे करके उसमें और सब कुछ वगैरह वगैरह दे करके बढ़िया से फ्राई करके खा ले। मतलब अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं, उतना तो हमको भी आइडिया नहीं है कैसे भूजता है, लेकिन हाँ इतना टा है, भूज भाज के खाती थी, अच्छा भी लगता था, हम लोग भी साथ में खा लेते थे, और बड़ा स्वादिष्ट। भात से बढ़िया लगता था भुजल का भात खाने में, ईमानदारी से कहते हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता नहीं पता, लेकिन हमको बड़ा मजा आता है। भात दाल सब्जी से ज़्यादा मजा हमको भुजल का भात, वही विकृत गंधिका वाला भात खाने में मजा आता था। बोलो काहे? बहुत खाने में मजा आता है, इसीलिए उसमें अलग टाइप का मिला करके जो बनाता है ना, बिना सब्जी तब्जी का भात भूज दिया, एकदम बढ़िया से मजा आता था। ठीक है, आपका भी इच्छा खाने का हो तो भात को असलाने दो, फिर भूज लो और खा लो। ठीक है, चलो सुनो यार। तो विकृत गंधिका में मम्मी क्या की, पानी में डाल दी, तो पानी में ऑक्सीजन कम है, वातावरण में ज़्यादा है, तो ऐसा की मम्मी कि उसमें ऑक्सीजन का प्रभाव ना पड़े। भले मम्मी लोग पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन साइंस का पूरा ज्ञान रखती है, बहुत ज्ञान रखती है, ऐसा सब घर में काम करेगी, लगेगा साइंस पढ़ा हुआ है, बहुत अनुभव है। सही बोल रहे हैं, बहुत से बीमारी का इलाज मम्मी लोग जो है ना अपने भंसाघर, जिसको हम लोग अपने भाषा में किचन कहते हैं, अरे किचन कहते हैं जहाँ खाना बनता है, हमारे घर में उसको भंसाघर कहते हैं।
भंसाघर, हाँ ठीक है। किचन में बहुत से ऐसा पदार्थ को रखी है जिससे बहुत से बीमारी को ठीक कर देती है। हाँ, बहुत केमिस्ट्री का ज्ञान जो है ना हम लोग भंसाघर किचन से सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, लेकिन वो फाउंडेशन बैच में संभव है, यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है, पढ़ाई पे ही बात हो रहा है बाबू, इधर उधर नहीं हो रहा है। पढ़ाई पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप घर से भी आप अपने आप को रिलेट कर पाइए, जोड़ पाइए कहना क्या चाह रहे हैं। तो घर में बहुत ऐसा सब मसाला है जो रसायन में काम आता है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। बहुत से ऐसा, जैसे नमक, अब इससे आगे तुम सोच लो कितना चीज होगा। नमक तो भाई अनएसेंशियल है, वो तो केमिस्ट्री का चीज है, बोलो है कि नहीं है। बहुत सा मसाला, बहुत सा किचन का सामग्री जो हमें केमिकल के चैप्टर में पढ़ना होता है वो हमको भंसाघर में मिल जाता है। जैसे में पाक सोडा, इसको हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, बोलो है कि नहीं है। और अच्छा से समझिएगा तो मसाला सब में बहुत से प्रकार का तत्व पाया जाता है, तो उसको और डिटेल में पढ़िएगा तो समझदारी खुलने लगेगा। तो इतना तो याद रखिएगा कि मम्मी लोग को केमिस्ट्री का ज्ञान है या नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करने का ज्ञान जबरदस्त है। तो मम्मी लोग को एक चीज पता था, अगर खाना को बचाना है तो ऑक्सीजन को दोस्ती करने से रोकना होगा। भोजन और ऑक्सीजन एक नंबर का कट्टर दोस्त है, जैसे मिला उसे गोंद को एकदम दोस्ती कर लेता था। अब अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा अभी जा बोला लेता था। तो दिक्कत है भाई, ऑक्सीजन के चक्कर में भात दाल सब्जी सब असला जाए तो ज्यादा चांस भात बचने का रहता है। सब्जी तब्जी तो एक दा खाए तो आ के जाइएगा खाने तो आ गया स्कूल जाइएगा ना हाँ सब्जी और आ गलू, या तो दाल भात चोखा बना है तो चोखा और आ गया है, अब फिर आई चार लो खाओ। कि सही बोल रहे नहीं बोल रहे? अरे भाई हम लोग गरीब घर का बच्चा है तो इतना तो पता है कि घर में कैसे कैसे चलता है। ठीक है, सुबह में स्कूल गए खा के बाहर ठोटा, उधर से आए फिर खाएंगे लेकिन चोखा गायब। लेकिन एक बात बताएं, सुनो नहीं इधर, दीदी सब जो है नी होशियारी करता है, वो सब जो है ना चोखा रख लेती है इधर उधर, आइए चोखा निकाल के खाएगी, आई चारों निकाल के खाएगी। कि दीदी सही बोलियो कि नहीं? अरे बोला नहीं यार, करे थे नहीं नो, हाँ झूठ बोलेगी, करती है, पिंगिल मत पड़ाओ, ऐसा तुम करती ही है। गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। बोलो कैसे? हम जब स्कूल जाते थे नहीं तो ऐसा होता था, अब नहीं करता है। बोलो काहे? सब दीदी चली गई ससुराल, अब दीदी है नहीं तो कौन करेगी? कोई नहीं करता है। मम्मी है, पापा है तो पापा मम्मी थोड़े करेगा, और हम बड़ा हो गए वही सब करेंगे। बाहर में जाओ, स्कूलों नहीं जाते हैं, स्कूलों नहीं जाते हैं। तो सही बोले कि नहीं बोले? बोले ईमानदार, सही बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो नहीं यार, कुछ हाँ या नहीं बोलो, कुछ बोलो, कमेंट करो। ठीक है, बताओ हाँ या नहीं, यस या नो में कमेंट करो। जो जो करता है यस, नहीं करता तो नो। चलो ठीक है। तो भात को पानी में दिया, बच गया, ऑक्सीजन से दोस्ती कर नहीं पाया। सीधा सीधा इसको अगर एक लाइन में लिखिएगा, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किया जा सकता है? पहला, ऑक्सीजन से दोस्ती नहीं करने देना है। तो मतलब ये भोजन को ऐसा बर्तन में रख देना है जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े। मतलब ये वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, वायुरोधी बर्तन मतलब जहां ऑक्सीजन का डायरेक्ट प्रभाव ना हो, ऐसा बर्तन लाना होगा। आजकल बहुत ऐसा बर्तन आ जाता है। ठीक है, आजकल एक बोतल आता है जो हमारे पास भी है, अभी इस जगह नहीं है, उसमें गर्म पानी रखिएगा नहीं, ससुरा अभी रखेगा 24 घंटा तक गर्म में रह जाता है। काहे? उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर उससे नहीं निकल पाता है। ठीक है, उष्मा उससे ना निकल पा रहा है, ना कोई प्रकार का उसमें उष्मा घुस पा रहा है। तो ना घुस रहा है ना निकल रहा है, दोनों में कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर लाइनें कट गया तो उसके आगे का कहानी है बाद में। अरे भाई चल नहीं, किधर है? तो हम लोग वायुरोधी बर्तन में
भोजन को रख कर भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं, यहाँ तक सीखे थे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम लोग दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, ऐसा काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन का उस पर प्रभाव ना पड़े। तो जिस बर्तन में रख रहे हैं वहाँ तो कोनो ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोनो ही प्रकार का गैस का नहीं। क्योंकि इस तरह से बर्तन को पैक किए, भोजन को पैक किए, उसमें वातावरण का संपर्क ही टूट गया। वायुरोधी बर्तन में मतलब वहाँ किसी भी प्रकार का गैस का आवागमन नहीं हो सकता है। पहला वायुरोधी बर्तन में रखकर, दूसरा ऐसा करते हैं कि उसमें जो है ना कोनो गैस भर देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे चिप्स के पॉकेट में, चिप्स के पॉकेट में, वही कुरकुरे का पॉकेट हो या फिर आलू चिप्स जो लेज, जो हरका पन्नी आता है लेज ही उसको, जहाँ तक हमको लगता है वही होता होगा। अरे भाई बोलो ना यार, लेज, कुरकुरे, टटोरी, पटोरी, कौन कौन आता है आजकल, ढेरी पन्नी आने लगा है, ढेरी बच्चा का पॉकेट आने लगा है। वो सब पॉकेट देखिएगा भरा रहता है। भरा रहने का मतलब ये है उसमें एकदम आलू का चिप्स नहीं भरा रहता है, कुरकुरे नहीं भरा रहता है, उसमें कुरकुरे की मात्रा तो कम में रहता है। अब यार कुरकुरे खाने वाला पन्नी का नाम न है, पन्नी का नाम है, उसके अंदर में तो भाई खाने वाला टेढ़ा बोका टाइप का निकलता है, आलू का चिप्स निकलता है। लेकिन आजकल कुरकुरे बच्चा लोग ज़्यादा खाता है तो इसीलिए कुरकुरे नाम हमको याद भी है। और बाहर में जाओ ससुर सुना हमारा याद नहीं। हाँ, एगो और याद है हमको, पालक पनीर और पंजाबी तड़का है, दो गो याद है। कारण इसीलिए याद, इसीलिए ऑफलाइन में जो है ना ये सब ससुरा बहुत बच्चा खा रहा था, खा रही थी। पालक पनीर तो खा लेती थी एकदम लपदगुर, पढ़ा रहा इधर उधर खा रही है, देख के जो है ना मारने का मन नहीं कर रहा था, मन निलज जाता था जी। हमरा भी खाने का मन करता था। बोलो काहे, अच्छा लगता है खाने में, और कौन बात है। सही बोले कि नहीं बोले, बोलो हाँ या नहीं, चलो ठीक है। पालक पनीर सब थोड़ा स्वादिष्ट लगता है, खाइएगा आपका जब इच्छा हो। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, अब उतना भी नहीं खाना है, उतना भी उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है कि अपने शरीर को नुकसान दे। देखिए समझिए कारण बताते हैं। पालक पनीर हो या किसी भी प्रकार का पन्नी हो जिसमें खाने वाला चीज़ भरा है, उनमें गैस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? गैस। वो गैस है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा चिप्स के पॉकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तब बोलिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। मतलब खाद्य पदार्थ वाला सामग्री को नाइट्रोजन युक्त कर दे, नाइट्रोजन से भर दे, नाइट्रोजन गैस में ही उसको डाल दे भोजन को, तो फिर वह भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वह भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। दूसरा। तीसरा, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भोजन को फ्रीज में रख दीजिए या शीतलन द्वारा। फ्रीज मतलब ठंडा विधि द्वारा, मतलब भोजन को उतना ठंडा ही कर दीजिए वह भोजन खराब ही नहीं होगा। ठीक है, तो शीतलन द्वारा। याद कीजिए गर्मी के दिन अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना में जो है ना भात सुबह में बनाए 12 बजे तक में फचफचाने लगता था, शाम तक में असला के लसलसा जाता था। सही है कि नहीं है? लेकिन ठंडी दिन में भात बनाइए सुबह में, कल सुबह में देखिएगा तो उसे नहीं रहेगा। बोलो काहे? वातावरण में ठंडी आ चुका है। जनवरी महीना में एकदम परवा ठंडा है, बोलो हाँ या नहीं, एकदम कूल कूल। तो शीतलन द्वारा भी हम लोग भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। चौथा, अगर ऑक्सीकारक एजेंट मतलब ऑक्सीजन का दुश्मन को बुला लें, ऑक्सीजन का दुश्मन से दोस्ती करा दे भोजन को और ऑक्सीकारक एजेंट का उस भोजन में उपयोग कर दे। जैसे ऑक्सीजन आ गया, या बेटा या बता पराक थाप मारे भाई हमरा जो हमरो पार्टी का दिख रहा है मारा कौन ससुर सुनाए भागला कि नहीं यहाँ से। ऑक्सीकारक एजेंट का उपयोग कर दीजिएगा तो वह भोजन दुर्गंधित होने से बच जाएगा। एक बात बताएं, सुनो इधर,
है सब जो ये बता रहे हैं ना, इसका कारण भी होता है, कैसे होता है नहीं होता है। तो इन सब चीज़ को अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है तो समय देना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हैं अभी आपका समय को बर्बाद करें, इसलिए क्वेश्चन का सिर्फ उत्तर लीजिए बाबू। ये सब फाउंडेशन बैच में आप लोग पढ़े होंगे, जब आप अच्छे तरीके से कोई आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहा होगा तो इसका उत्तर देंगे तो समय खाएगा, बहुत ज़्यादा समय को किल करेगा। लेकिन हाँ, हम आपको एक बात साफ सुथरे शब्दों में ज़रूर कहेंगे, आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्त को, मित्र को ये ज़रूर बता दीजिएगा, सरस्वती पूजा के दिन से एक बेहतरीन बैच लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम पर्सनली स्वयं जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार पढ़ाएंगे जो कोचिंग में आप लोग पढ़ते हैं। कोचिंग के हर एक बातों को आप समझते हैं, तो आप ऑनलाइन भी समझ लीजिए। आपने, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सगा संबंधी, जो छोटा बच्चा है, जो आपका छोटा भाई है, जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए इच्छुक है, उनको एक बार ज़रूर बोलिएगा साथ में जुड़ के 1 साल पढ़ने के लिए, पेशेंट बनाने के लिए खास करके बोलिएगा। क्या कि हमारे क्लास में पेशेंट की ज़रूरत होती है, क्या है कि हर एक चीज़ को गहराई के साथ पढ़ाना होता है। तो अपने जेरा साथी को ज़रूर बोलिएगा, सरस्वती पूजा के दिन से एक फाउंडेशन बैच का लॉन्च होगा। वो फाउंडेशन बैच का नाम भी उसी दिन रखेंगे। बहुत ही सोच समझ के उस बैच का नाम रखना है। आप लोग भी अगर जो उधर से कुछ कमेंट करके बैच का नाम रखने के लिए आप सजेस्ट हमको कर सकते हो, ज़रूर कीजिएगा। हम उस बैच को जब भी नामांकन करेंगे तो आप सबका भी फीडबैक ज़रूर लेंगे। तो सरस्वती पूजा के दिन के बाद से क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती पूजा में बैच लॉन्च करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। एक एक उत्तर का ज़बरदस्त विस्तार पूर्वक नॉलेज रहेगा। तो चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन का उत्तर को सीख चुके हैं, वही बस पढ़ते हैं। विकृत गंधिका से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है तो उसका उत्तर लिखिएगा। जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत मतलब बेकार, गंधिका मतलब गंध। जब बेकार गंध आने लगे, जब बेकार गंध आने लगेगा, समझ जाइएगा विकृत गंधिका हो गया, भोजन खराब हो गया, भोजन असला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो भोजन को दुर्गंधित होने से निम्न तरीके से बचाया जा सकता है। पहला, वायुरोधी बर्तन में रखकर। दूसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। तीसरा, शीतलन द्वारा मतलब फ्रीज में रख के। चौथा, प्रतिऑक्सीकारक एजेंट का, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। ये 4 तरीके से आप भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, इसका अगर जो कारण बताएं तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछा जा सकता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है? तेल तथा वसायुक्त मतलब तेल से बना हुआ खाना, या फिर वसा, वसा मतलब तेल ही होता है। वसा में देखिए क्या क्या होता है, तेल ले लो, घी ले लो, चर्बी ले लो, या फिर ऐसा सब चीज़ ले लो जो चिपचिपा टाइप का निकले, ठीक है, जिसमें भारी मात्रा में वसा हो। वसा सरसों में निकलता है, दूध में है, ठीक है, या फिर मूंगफली ले लो, या फिर चिकना टाइप का ले लो, या फिर क्या बोलता सोयाबीन ले लो, पाम ऑयल सब जो आता है। तो बहुत प्रकार का तेल निकालने का साधन है। साथ ही साथ चर्बी भी, गाय सबका अधिक, गाय बोलते हैं, बकरी सबका जो मांस खाता होगा, खस्सी सबका जो मांस खाता होगा, मछली सब जो खाता होगा, उसमें भी तो चर्बी रहता है। तो चर्बी भी वसा है, ठीक है। तो चर्बी सबका भी इस्तेमाल भोजन में होता है, तो वो वसा वाला पदार्थ है, वसायुक्त भोजन है। उसको दुर्गंधित होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो उत्तर सुनो सीधा सीधा। अभी सीधा सीधा बोले, कोनो तरीका से तो भोजन को दुर्गंधित होने से नहीं बचाना है। तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को
नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है कि वस्तु पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़े और वह अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। अब बताओ, किसी भी प्रकार के भोजन में केमिकल का उपयोग करके उसको बेकार होने से तो हम लोग बचा लेते हैं, क्या वह बेकार पदार्थ खा के हम अपने शरीर को नुकसान नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो इसीलिए वसा युक्त कोई भी खाद्य पदार्थों को अगर हम लोग नाइट्रोजन में डालकर रखते हैं और लंबे समय तक रखते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट का भी उसमें उपयोग कर दें, मतलब किसी प्रकार का और केमिकल मिला, जैसे बिस्किट तिस्किट है, अभी बनाइए शाम में खाइए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे घर में ठेकवा बनाते हैं तो किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ एगो केमिकल मीठा सोडा का जो इस्तेमाल करता होगा तो करता होगा, लेकिन अभी घर में तो आजकल नहीं देखते हम करते। पता नहीं मम्मी कर देती होगी, नहीं करती है जहाँ तक हमको लगता ना। तो ठेकवा उकवा बनता है तो उसमें थोड़ा अच्छे डिब्बा में रख देता, चल जाता है, जब तक और आता है ना तब तक खाते रहो, खराब ना होता, लेकिन हाँ 10 दिन के आसपास खा लेते हैं, ठीक है। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थ मतलब तेल से मिला पदार्थ को हम लोग नाइट्रोजन से युक्त इसीलिए करते ताकि वह ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो। तो ये क्वेश्चन का भी उत्तर लिख देते हैं। चलिए, लिखने से पहले एक क्वेश्चन और बताते हैं। बोलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है श्वसन। जो श्वास लिए, ये श्वसन नहीं है, सांस लिए भीतर गया, भीतर में जाकर कोशिका जब अपना ऊर्जा बनाया, वो पूरा प्रोसेस ही श्वसन कहलाता है। ना कि नाक से जो सांस लिए उसको श्वसन कहते हैं, वैसा नहीं है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन जैसे हम लोग लिए, भीतर गया सांस, और जब ऊर्जा बनेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। ऊर्जा का निर्माण होना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा बोले या ऊर्जा बोले, ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा के ही खंडन से ऊष्मा आता है, ऊर्जा के खंडन से ही प्रकाश आता है, ऊर्जा के खंडन से ही ध्वनि आता है। ये ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। ये सब किसके खंडन जा रहा है? ये सब जो है ना ऊर्जा के खंडन से आ रहा है, ठीक है। ऊर्जा किसको कहिएगा? जो स्थान और द्रव्यमान कुछ नहीं जानता हो, बस वो अपना प्रभाव दिखाने जानता हो, उसी को ऊर्जा कहते हैं। खैर, जब हम लोग प्रकाश चैप्टर या विद्युत धारा चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी होगा। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर है, जब हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ देखिए श्वसन में भोजन आ रहा है, हम लोग सोच रहे थे अरे वाह अरे वाह, ये नहीं है श्वसन। श्वसन का सीधा सीधा संबंध कोशिका से है। कोशिका में जो ऊर्जा बनेगा वहां से श्वसन है, ना कि नाक के द्वारा जो ग्रहण की नहीं। जब हम लोग भोजन खाते हैं, वह भोजन जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन श्वसन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनना, पूरा डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे बाबू, अभी बस उत्तर दे रहे हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्या कि समय भाग रहा होगा, हमको जहां तक लगता है भागता बहुत है, हम जाते हैं बता ही रहे हैं, फिर भी भाग जाता था, हम की करें, फिर भी पता नहीं। लेकिन और लंबा क्लास लंबा नहीं करना चाहते हैं, भाषा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाषा वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन को भी ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमको आपका समय को बचाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका समय बहुत कीमती है, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने से सेल्फ स्टडी करना है। इसीलिए चलिए सुनिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन जो है ना कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऊर्जा का निर्माण कर देता है, जिस कारण से हमें
यह कहना पड़ता है कि श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। काहे की ऊर्जा का उत्पन्न किया। अगर जो इसको डिटेल में पढ़िए कम से कम 15 से 20 मिनट खाएगा। तो इसके अंदर में कोशिका आ जाएंगे, कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन में 38 एटीपी बनेगा, एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, वो क्रेब्स साइकिल 38 एटीपी का निर्माण करेगा। 38 एटीपी जो है ना एक ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, वही एक ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होगा और वह ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगा। उस ऊर्जा से हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। ये पूरा प्रोसेस को समझाना होगा, तब फिर जो है ना आपको अच्छे से ऊर्जा कैसे बनता है शरीर में वो बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना गहराई से जाने के बाद आपको समझ में आएगा। इसीलिए उस बात को हम उस फील्ड के तरफ नहीं जा रहे हैं, बस भाषा का उत्तर लिख देंगे, अभी समझ जाना उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में एटीपी जो है 38 एटीपी का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो बोलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक क्रेब्स साइकिल चलता है, उस क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी मिलने से एक ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोनिसिल ट्राइल फास्फेट होता है। ठीक है, इतना गहराई से जाइएगा एक अलग लेवल का दिमाग ब्रांड होगा। ठीक है, ये सब फाउंडेशन बैच में बहुत विस्तार पूर्वक आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़ाया होगा। जो भी शिक्षकगण आपको पढ़ाए हैं जरूर पढ़ाया होगा। बाबू ये सक्सेस कोर्स है, थोड़ा इसमें शॉर्ट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। चलिए भाषा को लिखते हैं, समय बचाने के लिए भाषा लिख रहे हैं। ठीक है, विकृत गंधिका के बारे में जान गए हम लोग। विकृत गंधिका भोजन को खराब होने से बचाने के तरीके को जान गए। अब हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इस पर भी बातें कर चुके हैं। चलिए उन भाषा को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों करते हैं इनके भाषा को पढ़ते हैं। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए किया जाता है कि उस वस्तु पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़े। मतलब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़े, ऑक्सीजन को भोजन के साथ नहीं सटने दिया जाए। मतलब एक बैरियर लगाता है, एक गेट बनाता है, ताकि ऑक्सीजन को बोलता है पार्टी चल निकल, अभी हमरो सुरक्षा घेराम है, जब तक हम छियो तब तक तो कुछ उखाड़ नहीं पारब। समझल है कि नहीं, बोल कहीं ना नाइट्रोजन नाम हमार बा, और नाइट्रोजन हमार नाम बनी तो तू कुछ उखाड़ नहीं पाबतनी, बुझा गेलो। चल निकल, तो चल बगलों से निकल, चल साइडों से निकल। हाँ हिन्ना उन्ना हवा बहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है अभी हमरो कब जम जे भोजन, जब तक एकरा हमरो आशीर्वाद छो कुछ ना उखाड़ पर बोलियो नहीं, समझना कुछ। तो नाइट्रोजन का प्रभाव भोजन पर है, इसीलिए भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में आने नहीं देता है। ऑक्सीजन आने का भी प्रयास करता, फराक थाप मारता, भाग ससुर सुने भागो। तो ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ने नहीं देता है, जिस कारण से वह खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वह भोजन श्वसन के फलस्वरूप घुसाए नाक के भीतर से, भोजन गया वहाँ जहाँ जाना था कोशिका के पास, और कोशिका में साइकिल सब चला, हर एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया, और वह पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया है। और ऊर्जा का निर्माण होना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का लक्षण दे देता है। तो जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन श्वसन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर हम लोग भोजन ग्रहण किए, वह भोजन जो है ना एकदम लंबा मशीन में देवे किया। भोजन का पाचन पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो बहुत बड़ा विस्तार से पढ़ाया होगा, नहीं तो उतना बात को अगर जो समझना है तो बोलिए, एक के बार में हिंदने फंस जाए।
चलो पढ़ा होगा जहाँ तक हमको लगता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमको पता है बाबू, आपके अंदर में बहुत सा उत्सुकता जगने लगा है और सोचते थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए। सही बात है, आपका ये सोच आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन बाबू अभी परीक्षा का समय है, आप बस परीक्षा पे ही फोकस कीजिए। नॉलेज तो आपको सीखने के लिए फिर से मौका मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 11वां में आप साइंस लीजिएगा तो एक एक गहनता और गहराई को आप फिर से पुनः वापस पा लीजिएगा। जो चीज़ अभी आपसे छूट रहा है ना, वो सब चीज़ आप पढ़िएगा, कुछ न छूटेगा। जैसे विद्युत धारा पढ़े, फिजिक्स में पढ़े ना, प्रकाश पढ़े। तो आइए ना, आपका स्वागत है 11वां 12वां में फिजिक्स में, स्वागत। ऑप्टिक्स जब शुरू होगा ना बाबू, ऑप्टिक्स, प्रकाश का ऐसा कोई कतरा नहीं जो आप नहीं पढ़िएगा। शुरू से लेके अंत तक पढ़िएगा, जबरदस्त पढ़िएगा। विद्युत धारा, यहाँ तो खाली झुनझुना। विद्युत धारा जब शुरू होगा ना फिजिक्स में, तो अस्थिर करंट, दौड़ता हुआ करंट, उसका प्रभाव सब पढ़ लीजिएगा। अप लेवल पढ़ना है, निश्चिंत रहिए। साइंस में जो है ना एक अलग ही दुनिया है। आइए, स्वागत है आप सबका, ठीक है। बेस्ट, सबसे बेस्ट जो हो सकता है ना, वो बर्मा में मिलता है, सबसे बेस्ट 11वां 12वां में। मैथ साइंस लो या बायो साइंस लो, उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिक्स्ड। हाँ, मैथ साइंस ले तो बायोलॉजी ना, साइड से ले लिए तो कोई बात ना, ठीक है। तो चलिए, इस सब क्वेश्चन का उत्तर को और गहराई से पढ़ने के लिए हम लोग स्वागत करेंगे आपका 12वां में 11वां में। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग लेते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जैसे देखो, हर एक चीज में ऑक्सीजन यहाँ कमाल मचा के बैठा है। भोजन के साथ दोस्ती किया, भोजन को खराब कर दिया। अब इस सोचरा लोहा के साथ, धातु के साथ दोस्ती करेगा, धातु को खराब करेगा, जंग लगाएगा। और जितना भी है आप लोग, हम लोग जहाँ भी हैं, देखिए ईमानदारी से, तो हम लोग का बर्बादी का एक प्रमुख कारण होता है, वह है अपने दोस्त के साथ समय व्यतीत कर समय को बर्बाद करना। अब कैसे? सब दोस्त आजकल का खचरा ही होता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। कुछ दोस्त आपको हमेशा मदद करता है, ऐसा दोस्त जरूर बनाइए जो आपका पढ़ाई के प्रति जो है ना जबरदस्त आपको मोटिवेट करे, पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करे। दोस्त आप जरूर बनाइए, लेकिन वो दोस्त आपको उस लायक बनाए जिस लायक आप अपने भविष्य में बनना चाहते हैं। मतलब पढ़ने में प्रेरणा दे, पढ़ाई के प्रति आपको समर्पित करे, पढ़ाई के बारे में बात करे, ऊंची सपनों को दिखाए, ठीक है। साथ ही साथ आपके सुख दुख को भी समझे, आपके विचारों का, आपके मन के विचारों का मन मिले तो दोस्त जरूर बनाना चाहिए। मन मिले तो दोस्त बना लीजिए। वो आपके विचारों के साथ, आप उसके विचारों के साथ घुल मिल गए हैं तो जरूर दोस्त बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप दोस्त बाहर में बना सकते हैं, अपने माँ पिताजी को भी बना सकते हैं। माँ पिताजी बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति समर्पित रहेगा। साथ ही साथ अपने बड़े भाई को बना सकते हैं, ठीक है। दोस्त लेकिन जरूर बनाना चाहिए, वो आपको हमेशा प्रेरित करेगा। जहाँ गलती है वहाँ आपको जरूर बोलेगा ये गलत हो, ये सना कर। वो हमेशा आपको जो है जरूर कुछ से कुछ बोलते रहेगा। तो दोस्त अच्छा होना चाहिए, ना कि कुसंगति वाला दोस्त, बुरा संगत वाला जो तेरी मेरी करता है, जो नशा करता है, जो बहुत से दुर्गंध फैला के रखा है समाज में, या फिर किसी प्रकार का उसके अंदर में कृत्य खराब है, या फिर उसका मन विचार में हमेशा निगेटिव बात चलता है। इस तमाम प्रकार के लोगों से बच के रहना चाहिए, जो आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। उनसे तो कई गुना कोसों दूर रहना चाहिए। उनसे बात छोड़ो, उसको देखना पसंद मत करो, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर सकता है। और जो खराब रहता है उससे दोस्ती जल्दी लोग कर लेता है, उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ता है। लेकिन जो अच्छा होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्त अच्छा बनाना चाहिए। हम भी दोस्त बनाते हैं, आप भी दोस्त बनाते हैं, दोस्त बढ़िया होना चाहिए। खैर, दोस्त अच्छा हो तो अच्छा ही होगा।
ठीक है। एगो हम आपको बात बोलते हैं, समझना। एक भाई भी जो है ना अपने बहन को दोस्त मानता है, भाई बहन से सभी प्रकार का बात करता है। भाई बहन के अटूट रिश्ता में एक चीज़ हमेशा याद कीजिएगा, तो अगर जब माँ है तो माँ जितना आपका ख्याल रखता है उतना ही ख्याल आपका बहन भी रखती है। माँ और बहन दोनों में एक समानता हमेशा रहेगा। माँ बहन हमेशा आपको उस भाव से ही रखेगा जो माँ के पास रहता है। आपके हर एक सुख दुख में हमेशा साथ भी देगा, साथ ही साथ आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, आपके हर एक वह बात को याद रखेगा कि मेरा भैया खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा भैया का कपड़ा साफ है कि नहीं है। तमाम बात बहन ध्यान में रख के ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत देता है। और बहन के साथ एक अलग ही प्रकार का जो है ना मन में आत्मविश्वास के साथ आत्मसंतुष्टि भी रहता है, मेरे साथ बहन है और हमको हिम्मत दे रहा है, और मन में हमेशा एक सुकूनता रहता है। अगर यही समझ लीजिए बहन से जब बात नहीं होता है तो मन थोड़ा बेचैन बेचैन सा लगता है, मन व्याकुल सा होता है। लेकिन बहन हमेशा अपने आप में मजबूती से भाई के साथ टिका रहता है, भाई के हर एक विचारों के साथ जुड़ा रहता है, और भाई भी बहन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। भाई बहन का यह प्यार हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहता है कि भाई को कुछ भी होगा तो उससे पहले हमको देखना होगा, भाई को कुछ होने नहीं देंगे। उसी प्रकार बहन को भी कुछ होगा तो उससे पहले भाई भी कहता है कि भाई को देखना पड़ेगा। भाई जब तक है तब तक बहन को कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई बहन का ये रिश्ता सदा से चला आया, चलता ही रहेगा। और यह प्यार दिखावा करने का नहीं होता है, यह प्यार निभाने का होता है। इस प्यार को, इस भावना को हमेशा एक भाई एक बहन साथ में रखता है और हमेशा उस भावना के साथ जीता है। तो भाई बहन को भी हम लोग दोस्त बना सकते हैं। साथ ही साथ हम यही कहेंगे, भाई बहन का अगर जहाँ दोस्ती है तो फिर आपको बाहर दोस्त खोजने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि वो आपको हमेशा वही चीज़ बोलेगा जो सही है, गलत बोलेगा नहीं। विचारों का समन्वय बेस्ट होगा और सुख दुख में साथ भी देगा, आपका कटुता भी नहीं करेगा और आपका मजाक भी नहीं करेगा। और दोस्त आपको बड़प्पन समर्पण सब दिखाता है, साथ ही साथ आपको मस्ती भरा जिंदगी भी देता है। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, बहन है तो सब कुछ है, बहन है तो वो सारी खुशियां है जो आपको माँ पिताजी देता है। तो हम तमाम बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से हम नमन करते हैं और अपने प्यारे बहन को भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरा बहन मेरे साथ हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हमेशा ऊर्जावान रहे। तो चलिए साथियों, बहन के साथ एक अटूट रिश्ता सभी के साथ रहता है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी है। और हम छोटे भाई बहन को भी ज़रूर कहेंगे यह रिश्ता अच्छा से बना रहे, आपका प्यार मेरे पे सदा बरसते रहे, और इधर से हम भी आपको हर संभव प्रयास कर आपको सिखाने का प्रयास करें। तो बातें तो आज भावना में बहुत बोल दिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ना है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है ऑक्सीजन से दोस्ती कर खुद को बर्बाद करना। इसी प्रोसेस में हम लोग भावना में बहें और कुछ अलग बातें कर लिए, लेकिन हाँ बर्बाद होने से जब बचना है, तो संक्षारण होने से जब बचाना है खुद को, तो एक कवच तो जरूर अपने आप में ढालना होगा, एक कवच को तो जरूर पहनना होगा जिससे हमारा रक्षा हो सके। तो हमारा रक्षा हमारी बहन के हाथों में, हमारे माँ के हाथों में, पिता के हाथों में, या एक शब्दों में कहें तो हमारा परम मित्र, परम प्रिय दोस्त के हाथों में रहता है। इसीलिए आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर जब कोई आपको बर्बाद करने वाला है तो कोई बचाने वाला भी होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर जब कोई धातु को बर्बाद करना चाहता है तो कोई बचाने वाला भी है। संक्षारण का अर्थ है, सीधा सीधा शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर जंग बना लेना। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो
उस पर एक जंग लग जाएगा, उस पर एक परत चढ़ जाएगा। परत चढ़ने का मतलब वो अपने आप को ही खराब कर देगा, जंग लग जाएगा। तो संक्षारण का अर्थ है जब किसी पदार्थ पर, जब किसी धातु पर ऑक्सीजन या नमी का प्रभाव पड़ता है तो उस पर जंग लग जाती है। इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे बुरा संगति करने पर उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार धातु ऑक्सीजन से दोस्ती कर खुद को बर्बाद कर लेता है। बचना है, बचाना है धातु को। संक्षारण होने से बचाने के लिए हम लोग को बहुत से प्रयास में से कुछ प्रयास को याद रखना है। जैसे में धातु में हम लोहा ले लिए, लोहे के बारे में पूछबो करेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग लोहे पर पेंट कर सकते हैं। जैसे अपने जिंदगी को बचाने के लिए सही मार्गदर्शक का जरूरत होता है, सही परम मित्र का जरूरत होता है, सही दोस्त का जरूरत होता है। उसी प्रकार लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर पेंट लगाने की जरूरत है, लोहे पर ग्रीस लगाने की जरूरत है, या फिर लोहे पर यसद लेपन कर बचाया जा सकता है। यसद लेपन का मतलब जस्ता का परत चढ़ाकर, जिंक का लेप चढ़ाकर लोहे को बचाया जा सकता है। सीधा सीधा शब्दों में कहें तो वो सब कुसंगति से दूरियां बनाना पड़ेगा, वो सब कुसंगति का एक दरवाजा बना करके उसको रोकना पड़ेगा जो उससे संपर्क में न आने दे। जैसे मान लीजिए आप बिगड़ने वाले हैं, हम बिगड़ने वाले हैं, ठीक है, हम दोनों बिगड़ने वाले हैं, लेकिन हमको और आपको बिगड़ने से पहले ही गार्जियन आके टोक दे रहे, कौन जा रहे पापा हम जा रहे हैं खेलने। खेलने? इधर खेलने का बेरा है? पागल उगल क्या जी? कौन जा कौन रहा है? हम जा रहे थे जुआ खेलने। आओ ससुर सुनाई, तुम जुआरी बनेगा? आओ बताते, आओ बेटा आओ। मारेगा, पराग था पराग, ये दे लाठी दे फर दे घुसा, आरू खेलेगा? हम अपना खेलेंगे, हम बिल्कुल न खेलेंगे, हम हाथ जोड़ते हैं। खेलेगा, पुष्ट मार मारेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मारेगा, 14 दिन मजा ले जाएगा। अच्छा ज्ञानो बताएगा, बाबू ये सब न खेलो, बहुत सा खेल के बर्बाद हो गया है, बहुत सा ज्ञान देगा, और साथ में पुष्ट मार भी देगा कि गलत बोल रहे हैं। तो बदमाशी करने वाला बच्चा को पिटाई भी लगता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए लोहा पर या तो पेंट कर दो, या तो ग्रीस लगा दो, या तो फिर लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ा दो, तो लोहा में जंग नहीं लग सकता। याद करो होली का दिन, बच्चा में होली खेला था, एकदम बढ़िया से फुचकारी में एकदम ले करके, तो खगोपा रहल बच्चा होशियार, भोरे सूत के उठेगा, नहाएगा, नयका गंजी और पैंट लेगा एकदम बढ़िया से, अब पहले तेल लगाएगा एकदम सरसों का, या बाप रे बाप पूरा लगा लेगा, फिर गंजी पीनेगा, अब मुँह से में लगा लेगा चपकोर के, है ना कि मारेगा फुचकारी फुचुक, सब पानी घरक जाएगा। बोले हाथ तुरी होगा दे लियो, रंग कुछ न लो। मतलब ये एक रंग का वहाँ प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ा कि अपने चेहरा पे, अपने शरीर पे तेल रूपी लेप लगाया है, वह लेप रंग को सटने से रोक देता है। उसी प्रकार लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे को पेंट करके, लोहे पर ग्रीस लगा के, लोहे पर जस्ते का लेप चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो जस्ते का लेप चढ़ाने का मतलब है लोहे पर जस्ते पर लेप चढ़ाने का मतलब है लोहे पर, जस्तीकरण मतलब यसद लेपन का मतलब है लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाना। ठीक है, लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाना, बुझा रहा है जी? यसद लेपन का मतलब क्या है? लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाना। किसी को दिक्कत? चलो सुनिए तब। अब क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं, लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं? क्वेश्चन है, लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे के बारे में जितना संक्षारण से रिलेटेड जो भी बातें हैं, एक बात में क्लियर कर दे, फिर लिखते हैं। हम लोग लोहे को पेंट क्यों करते हैं? पहला कारण, लोहे को पेंट इसीलिए करते हैं ताकि वह अधिक मजबूत हो, ताकि वह जंग लगने से बच जाए, ताकि वह सुंदर और आकर्षक दिखे। दीदी लोग
या फिर भाभी लोग, दीदी लोग छोड़ दो, भाभी लोग, दीदी को टारगेट नहीं, दीदी मेरा परम प्रिय है और सभी का दीदी परम प्रिय होता है, इसलिए दीदी पर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। भाभी लोग, हाँ भाऊजी, भाऊजी लोग जो एकदम भभक के एकदम क्रीम व्रीम लगा के एकदम पोट के है ना, स्टाइल मार के एगो बाल निकालेगी, इस जगह रखेगी और जैसे भैया आएगा यह मार के हंसेगी काहे, और जब फेयर एंड लवली पाउडर क्रीम व्रीम लगा के एकदम भभक गई काहे, काहे कि वो सुंदर और आकर्षक दिखे, जबरदस्त दिखे, एकदम बढ़िया से लाल लाल लिपस्टिक की, बाल और आंख में एकदम बढ़िया से स्टाइल वाला कजरा लगाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ या भभक के, और एकदम बढ़िया सा कौन कौन क्रीम 75 गो टाइप का डिब्बा में रहता है, एकदम गोल गोल टाइप का घस देगी, एकदम सुंदर और आकर्षक दिखेगी। यहाँ भाभी क्रीम लगाया, पेंट लगाया सुंदर और आकर्षक होने के लिए, उसी प्रकार लोहे को पेंट की है सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए, साथ ही साथ जंग लगने से बचाने के लिए, साथ ही साथ अधिक मजबूत होने के लिए, ताकि संक्षारण ना होगा तो मजबूती मिलेगा। तो लोहे को वस्तु को हम लोग क्यों पेंट करते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए, सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए, मजबूती के लिए, अधिक टिकाऊ होने के लिए, ठीक है, अधिक टिकाऊ के लिए, ये सब बात है। इस सब बात को अब लिखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया। जसद लेपन से आप क्या समझते हैं? लिखिएगा, लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जब जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को ही जसद लेपन कहते हैं। जसद लेपन किसे कहते हैं? जब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को जसद लेपन कहते हैं। चलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर अब लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको पढ़ के सुनाते हैं। बहुत हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सारे प्रश्नों का उत्तर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ देते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से जो है ना भाषा को लिख पाइए। इधर उधर हो सकता है नहीं दिखता हो या फिर नहीं समझ में आया कैसे लिखाया नहीं लिखाया है, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चा को ऐसा प्रॉब्लम आता है, मेरा अक्षर नहीं समझ पाता है, तो चलिए हम पढ़ देते हैं ताकि आप अपने से लिख पाइए। संक्षारण, जब किसी धातु पर या जब किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन या नमी का प्रभाव पड़ता है तो उसमें जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। इसी घटना को संक्षारण कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखें। 2 नंबर या क्वेश्चन पूछेगा, 2 गो उपाय लिखना है। तो लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला नंबर पेंट लगाकर के, दूसरा ग्रीस लगाकर। अगर जब पहला दूसरा में से ग्रीस लगाकर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप गैल्वेनीकरण करके लिख सकते हैं यहाँ पर, या जसद लेपन कर, दोनों नाम एक के, आपका एक नाम को न लिखना है। उसके बाद है जसद लेपन से आप क्या समझते हैं? जब लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए, लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को ही जसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे के वस्तु को पेंट हम निम्नलिखित कारण से करते हैं। पहला कारण है पेंट लगाकर। पेंट क्यों करते हैं? लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? पेंट लगाकर भाई पेंटे करना, पेंट तो हम बोलिए रहा पेंट कर, पेंट क्यों करते हैं? तो पहला कारण है जंग से बचाने के लिए, दूसरा कारण है अधिक टिकाऊ होने के लिए, तीसरा कारण है सुंदर व आकर्षक दिखने के लिए। चलिए अब हम लोग अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग दहन, आज ने सबसे पहले अभी हम लोग दहन के बारे में समझेंगे। दहन क्या है समझो। दहन जो है ना, जो भी पदार्थ है, जितना भी दुनिया में पदार्थ है, अगर जो उसको जलना है तो उसको ऑक्सीजन का जरूरत होगा। जब कोई पदार्थ ठीक है जलेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उसमें
और प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। दहन कहीं भी किधरो हो, ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा, साथ ही साथ ऊर्जा होगा, प्रकाश होगा, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। जैसे में कोयला को जलाइएगा तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, साथ ही साथ ऊष्मा भी देगा, प्रकाश भी देगा, इंजोर भी देगा। ज़्यादा नहीं दे, लाल लाल थोड़ा बहुत दे, लेकिन देगा ना भाई। मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती भी कार्बन का ही एक रूप है। करासन तेल जलाइए, डीजल जलाइए, पेट्रोल जलाइए, ये सब कार्बन का ही एक रूप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ सब पेट्रोल डीजल सब पढ़ लीजिएगा, करासन तेल का फार्मूला, पेट्रोल डीजल सब कुछ आराम से पढ़िएगा, मोमबत्ती तोमबत्ती सब कुछ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में ये सब पढ़िएगा। तो ये सब कार्बन ही है, बस उसका रूप रंग बदला है, ठीक है। सीधा सीधा समझो, कार्बन एक प्रकार की बहुरूपिया है, अलग अलग रूप में आता है। कार्बन चैप्टर में एक अलगे मजा आएगा, टेंशन मत लो, वहाँ एक अलग ही दुनिया है, कार्बन का दुनिया। वहाँ सिर्फ एक ही चीज चलता है, कार्बन 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 कार्बन। वहाँ कार्बन का माला जपना है। जैसे नारद मुनि नारायण 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 करता है ना, और से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 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 कार्बन। और साधु संत सब राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, राधा 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 राधा, सब अपने अपने जाप में मग्न है। तो हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर में कार्बन 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 करेंगे, बुझा रहा है, मतलब कार्बन का माला जाप करेंगे। तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जितना भी चीज़ है, जितना जलेगा वो सब कार्बन का ही एक रूप है। हमारा शरीर, आपका शरीर भी कार्बन का ही रूप है, ठीक है, जल के राख होना ही है। तो टेंशन मत लो, ईमानदारी से प्रयास करो, समाज को कुछ दे के जाओ, समाज के लिए कुछ कर देंगे बस। हम रहे ना रहे, दुनिया का मेला चलता ही रहेगा, ठीक है, हम जिए या ना जिए, दुनिया का मेला चलेगा। चल चल रे मुसाफिर चल, समझे कि नहीं। तो कोई भी चीज जलेगा तो वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। हो सकता है प्रकाश नहीं हो उत्पन्न करे, लेकिन ऊष्मा करेगा। कोई भी चीज जलेगा तो वो क्या बोलता है जिसको, हाँ, ऑक्सीजन का उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है उसका उपस्थिति में जल रहा है, तो ऑक्सीजन जलने में मदद कर रहा है। इसीलिए दहन का पोषक, अगर हम बोले दहन को बढ़ावा देने वाला, दहन को आगे बढ़ाने वाला, दहन का प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला, एकदम मजबूती देने वाला कोई है, वो है ऑक्सीजन। इसीलिए दहन का पोषक पूछे तो वो बोलिएगा ऑक्सीजन है, ठीक है। क्लोरीन गैस भी है, लेकिन वो डिटेल में जाइएगा तब, अभी ना। क्लोरीन गैस भी दहन का पोषक है, जलने में ये भी मदद करता है, सभी को नहीं करे लेकिन करता है। तो जलने में जो गैस मदद करता है उसको दहन का पोषक कहेंगे, ठीक है। जो भी गैस जलने में मदद करता है उसको पोषक कहते हैं। दहन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में जो मदद करता है उसको दहन का पोषक कहते हैं, ठीक है। तो दहन का पोषक यहाँ कौन हो गया, ऑक्सीजन गैस। तो दहन किसको कहे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। तो दहन के पोषक कौन, यहाँ कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, पढ़ते हैं दहन से आप क्या समझते हैं। जब कोई पदार्थ
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। कार्बन कोयला ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश बनाया। ठीक है, ये दहन का एग्जाम्पल है। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो गंधक को जब ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश बना। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। अगर जब दहन की क्रिया होगी तो वह कौन कौन सा चीज होना जरूरी है। आप आग लगाइएगा घर में, जैसे मान लीजिए खाना बनाते हैं, चूल्हा जला रहे हैं, तो चूल्हा जलाने के लिए आपको कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले चूल्हा जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस होना चाहिए। वातावरण में गैस है, भले वहाँ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, लेकिन वहाँ इस्तेमाल तो हो रहा होता है ना। तो चूल्हा जलाने में ऑक्सीजन गैस मतलब वातावरण में जो गैस है वो मदद करता है। ठीक है, अगर जब नहीं जलने लगता तो कैसे फूकने लगते हैं, फूक के जलाते हैं, उससे थोड़े के वहाँ ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड धकेल देते हैं और आग बुझा जाता है। लेकिन फूक के जलाने का मतलब है प्रेशर मारते हैं तो हवा और अगल बगल का भी जाता है, खाली आप ही का मुंह का जाता है क्या। अगल बगल में प्रेशर जाने लगता है तो वहाँ ऑक्सीजन भी जाने लगता है। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस होना चाहिए, मतलब वातावरण गैस होना चाहिए जलाने के लिए। साथ ही साथ ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, जो चीज़ आप जलाइएगा वो होना चाहिए, होना चाहिए। और एक चीज़ होना चाहिए, उसमें आग लगाने के लिए आपके पास माचिस होना चाहिए। यहाँ माचिस का मतलब है, जैसे मान लीजिए कागज़ में आग लगाइएगा तो तुरंत लग जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा मोटा गट्टा लीजिएगा तो तुरंत नहीं लगेगा। एक काठी में कागज़ में आराम से आग लगा सकते हैं, लेकिन वही एकदम मोटा ऐसा गट्टा ले लीजिएगा तो वहाँ एक काठी में नहीं लगेगा। और तख्ता ले लीजिएगा तो और नहीं लगेगा। 10 काठी पूरा सलाई लगा दो, नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप करासन तेल देते हैं, तो करासन तेल का ज्वलन ताप से लकड़ी का ज्वलन ताप मतलब होता है जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए हमें उसको उतना ऊर्जा देना पड़ता है, तब वो गर्म हो जाता है। जल्दी से जो चीज़ गर्म होगा जल्दी से आग पकड़ेगा, जो धीरे धीरे गर्म होगा धीरे धीरे गर्म होके आग लगेगा। तो ज्वलन ताप तक पहुंचाना ही ज्वलन ताप है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए आपको जो जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लकड़ी, मोटा सब सिल्ली में आग लगाना है तो छोटा छोटा लकड़ी को जलाते हैं, ताकि उस लकड़ी में जो आग निकले वो लकड़ी से मोटा सब लकड़ी गर्म होते 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 फिर आग लग जाए। मसान घाट में जाइएगा तब पता चलेगा कैसे जलाया जाता है। मोटा सब सिल्ली पे आदमी सुताता है, जो मर गया जो उसको सुताता, जिंदा नहीं सुतेगा। तो लकड़ी, टायर, खर कुटवो जत्ता चीज़ डालते रहता है, डालते फिर धीरे धीरे मोटा ऐसा लकड़ी सब में आग लगता है। फिर आग जब लग जाता है तब फिर आराम से चलने लगता है। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत लरेठो टाइप का, सब बोझा टाइप का बहुत खरीदना पड़ता है। टायर जो साइकिल का रहता है, मोटरसाइकिल का रहता है, उसमें आग लगाता है। धीरे धीरे मोटा लकड़ी गर्म होता है, गर्म होते होते आग लगता है। काहे वो सब किया, ताकि मोटा लकड़ी का ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाए। उस लकड़ी में जो आग लगेगा उतना उसको ज्वलन ताप चाहिए। उस ज्वलन ताप के लिए मोटा ऐसा लरेठा सबको लगा के, वही छोटा छोटा जो खरट्ठी टाइप का होता है, अरे भाई जंगल धोन जो अजर गज्जर सब क्या बोलता है, मनिजरा सब को ला करके लगाता है। यही हमको जहाँ तक लगता है मनिजरे होगा, मनिजरा हो या फिर लहार का दाल का, लहारे का दाल होता है, हाँ लहार का दाल का गाछ हो, वो तो पतला पतला सा लकड़ी टाइप का होता है, वो सब खरीद के लकड़ी, मोटा लकड़ी को जलाने के लिए छोटा छोटा लकड़ी में आग लगाता है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तब मोटा लकड़ी में आग लगता है। हाँ, कागज में फटाक से आग लग जाए वहाँ आपको पता नहीं चलता, लेकिन मोटा लकड़ी में आग लगाने के लिए पतला पतला लकड़ी को जलाना पड़ता है, ताकि मोटा लकड़ी का ज्वलन ताप मिले। तो आग लगाने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। दहन का पोषक मतलब ऑक्सीजन गैस, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये 3। अब जैसे ज्वलन ताप की आपको प्राप्ति करना कर ली, एकदम पूरा करासने तेल लकड़ी में लगा करके मारो, लग जाएगा, हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं। दहन के पोषक में ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कुछ भी हो सकता है।
क्लोरीन गैस हमेशा ना होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस हमेशा हो सकता है। दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ मतलब जो भी पदार्थ जलने योग्य है उसको जलाएंगे, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए मैग्नीशियम रिबन मतलब होता है, जैसे आप लोग देखेंगे बच्चा में गाड़ी खरीदने जाते होंगे तो गाड़ी में चाबी देने वाला जो गाड़ी आता होगा वो खराब हो जाता होगा, उसके भीतर में देखिएगा एक पत्थर निकलता होगा, पत्थर टाइप का ही रिबन होता है। पत्थर टाइप, एगो पत्थर ऐसा टाइप का, एगो बहुत लमेट दीजिएगा तो एकदम पत्थर टाइप का एक लंबा ऐसा निकलता है ना जी, पत्थर है उसको बोलता है जी। और कुछ पत्थर है, बस लोहा का पत्थर, वही पत्थर टाइप का रिबन आता है जो मैग्नीशियम का रिबन है। उसको जलाइएगा तो एकदम चमकदार लौ के साथ जलता है। लेकिन जैसे अब आप गरिया से निकाले थे तो उसमें जंग टाइप का लगने लगा था, तो थोड़ा सा बढ़िया से एगो श्रेष्ठ कागज आता है, एगो कागज जंग छोड़ाने वाला जो कागज आता है, आप देख लीजिएगा क्या बोलता है, बुक के भाषा में तो उसको रेगमाल कागज बोलता है। ठीक है, लेकिन गांव घर में कुछ अलग ही बोलता है, श्रेष्ठ कागज, श्रेष्ठ कागज ऐसे कुछ बोलता है, देख लीजिएगा। लेकिन रेगमाल कागज से उसको अगर जब साफ कीजिएगा तो चमकने लगता है। होता क्या है, मैग्नीशियम भी धातु है, ये भी ऑक्सीजन का संपर्क में आता है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन से प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी जंग चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है, एक परत चढ़ जाता है। इससे सतह उसका धुंधली हो जाता है, सतह खराब हो जाता है। तो उसी को जो है ना रेगमाल से पहले साफ करके उसका जंग को छोड़ा देता है और फिर जलाता है, और जल के फिर राख बनेगा तो वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, राख हो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना सतह को धुंधली कर देता है, जिससे उसका सतह मैग्नीशियम रिबन का सतह धुंधला रहता है। तो उसको थोड़ा चमकाने के लिए रेगमाल से साफ करते हैं, फिर जब जलाते हैं तो चमकदार लौ के साथ जलता है, फिर राख छोड़ देता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन की सतह धुंधली हो जाती है, जिसे रेगमाल नामक कागज से साफ कर, रेगमाल नामक पदार्थ से साफ कर जलाया जाता है। ठीक है, वही बात लिखे हैं, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे इसकी सतह धुंधली हो जाती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल नामक पदार्थ से साफ किया जाता है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमाया है। ठीक है, जब जलाइएगा तो ये कैसा लौ के साथ जलेगा? चमकदार लौ के साथ जलेगा। किसी को दिक्कत? बुझाया मास्टर? तो हम लोग दहन का पोषक, दहन का पोषक के साथ मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, ये सब बातों को जान चुके हैं। अब हम लोग को दो बात पढ़ना है। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, और एक थोड़ा बहुत चूना सब के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में थोड़ा बताते हैं। एलपीजी गैस जी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, लेकिन एलपीजी गैस में जो सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन ही खाली नहीं रहता है, उसमें हम लोग एलपीजी गैस में भले जानते हैं ब्यूटेन मुख्य अवयव होता है, लेकिन उसमें प्रोपेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, साथ ही साथ ब्यूटेन भी होगा। प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे समझो, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़िएगा, इसका फार्मूला सब भी अच्छे से लिख पाइएगा। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, मेथ एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, 2 कार्बन से यहाँ शुरू हो गया है, मेथ के बाद है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों गैस एलपीजी सिलेंडर में रहता है। एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैस रहता है? तो एथेन, तो डम नहीं हो जाएगा, एलपीजी गैस। ठीक है, इसमें कौन कौन गैस रहता है सुनो।
एथेन, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका फार्मूला होगा 2 गो कार्बन है C2। जनरल सूत्र एल्केन का जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। तो कार्बन एगो तो हाइड्रोजन यहाँ भी एगो, तो यहाँ कार्बन 2 गो, 2 दूनी 4 2 6 C2H6। इसका हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 2 8, ये C4H10, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, ये एल्केन एल्किन एल्काइन सब जब पढ़िएगा तो ये जनरल फार्मूला पढ़ाएंगे। ऐसे समझो एल्केन का जनरल सूत्र, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है बाबू, याद रखना। एल्केन का जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। इसका था CnH2n, 1 2 यहाँ खा गए, ये वाला जो ये दो घटते जाएगा, CnH2n घटा 2। यहाँ देखिए 2 है, इसका 2 घट गया, 2 गायब हो गया, यहाँ भी 2 घटा तो -2 लग गया। तो एल्केन एल्किन एल्काइन ये सब जनरल सूत्र है, जनरल फार्मूला है। ये हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से नाम ताम के साथ एकदम पूरा इसका खंडौने पढ़ देंगे, ऐसा पढ़ना है। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C2H6, C3H8, C4H10। ठीक है, तो हम लोग का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, लेकिन ये तीनों गैस सिलेंडर में भरा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब महकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है, लेकिन ये तीनों गैस जलकर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? LPG गैस को जलाइएगा, खाना पकाइएगा, उसमें न निकलेगा तो गैस का कोई फायदा होगा? प्रकाशो निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, ये सब तो निकलबे न करेगा। तो LPG गैस जलाइएगा तो उष्मा प्रकाश सब निकलता है, थोड़ा मात्रा में जलवाष्प भी निकलता है। तो LPG गैस को महकने के लिए इसमें एक गैस और मिलाई जाती है, उस गैस का नाम है एथिल मरकेप्टन। क्या नाम है? एथिल मरकेप्टन। LPG गैस में थोड़ा महक आए, अगर लीक कर जाए LPG गैस, तो हमको पता चले कि ना LPG गैस लीक कर रहा है, तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, उसमें मिलाई जाती है एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन, इसका फार्मूला था C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, एथिल मरकेप्टन। यहाँ देखिए 2 कार्बन है, इसीलिए एथ। ठीक है, अब पूरा नाम ताम समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, इसीलिए 2 कार्बन है, एथ आया था, इसीलिए एथिल मरकेप्टन। ठीक है, LPG सिलेंडर में गंध युक्त गैस जो मिलाया जाता है, उस गैस का नाम है एथिल मरकेप्टन। इसका फार्मूला था C2H5OH। एल्केन का जनरल सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये ठीक है, समझ में आया? तो LPG गैस का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। ठीक है, अगर LPG गैस को जलाइएगा तो एक रिएक्शन होगा, तो LPG गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। चलो हम 4 लेते हैं, C4H10। ये लीजिएगा तो ऑक्सीजन गैस का उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन गैस का उपस्थिति में जलेगा तो ये क्या क्या देगा बताइए? कोई भी चीज़ जलेगा अगर जहाँ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, थोड़ा मात्रा में जलवाष्प भी निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा। ये तो बोलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया? ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब समीकरण को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है कार्बन, यहाँ कार्बन एगो है। तो कार्बन को संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अरे तरीका, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, ऐसा करते हैं, यहाँ 8 देते हैं, यहाँ 2 देते हैं, 4 दूनी 8, कार्बन 4 गो पुर गया।
हाइड्रोजन 10 दूनी 20, हाइड्रोजन यहाँ कब हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 10 दूनी 20, अरे बाप रे बाप 10 दूनी 20, वहाँ 10 दूनी 20, 10 दिया जाए, हाँ 10 से देते हैं, बराबर हो जाएगा ना, ठीक 10 से देते हैं, हाँ 10 दूनी 20, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन का गो, ऑक्सीजन यहाँ 8 दूनी 16, अरे त्रिभुज 10 16 26 है, यहाँ 13 दूनी 26, पूर गया, हो गया समीकरण संतुलित। हाँ समीकरण संतुलित हो गया। C4H10 ब्यूटेन को जलाएं तो ये समीकरण हमारा बना, चलो ठीक। तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव भले ब्यूटेन है, लेकिन ये तीनों गैस भरा जाता है। ये सब तो बस ऐसे बताएं, लेकिन महकने वाला उसमें गैस जो मिलाया जाता है C2H5 बनाया जाता है। और जब एलपीजी गैस को जलाइएगा तो ये ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर क्या बनेगा, तो एलपीजी गैस ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर देखिए क्या बनता है। एक बार फिर से समीकरण लिखते हैं, C4H10 और ये है ऑक्सीजन, ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और साथ ही साथ H2O भी बनेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी आएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए याद रखिएगा, यहाँ 2 दिए, यहाँ 13 दिए, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 13, यहाँ 8 यहाँ 10, 8 और 10, बस ऐसे याद रखना है। यहाँ हाइड्रोजन में 10 था, यहाँ हाइड्रोजन में 10 दिए, ठीक है। कार्बन में 4 दूनी 8, यहाँ 8, बाकी बाद ये 13 13, ऐसे करके आप किसी तरह से याद रखिएगा। नहीं तो संतुलित करने वाला नियम तो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गायब, ठीक है। उतना अच्छा से संतुलित करने सिखाएं, अगर जो नहीं याद रहा तब तो पूरा में जाइएगा ना जाइए। खैर ये सब नहीं पूछता है याद उद कर लेने के लिए, इस समीकरणों आएगा कि ना आएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ एलपीजी गैस के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मुख्य अवयव तो ज़रूर बताइएगा। एथिल मरकेप्टन के बारे में भी पूछेगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एलपीजी गैस के बारे में जान गए। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन है, ठीक है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है। किसी को दिक्कत? अब चलिए थोड़ा सा चूना के बारे में जानते हैं, ठीक है। चूना के बारे में जानिए। चूना कुछ है न, क्वेश्चन एगो पूछेगा, उस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप लोग थोड़ा सीखिए। क्वेश्चन रहेगा किसी पदार्थ अक्ष का, किस पदार्थ अक्ष, कोई पदार्थ अक्ष है, ठीक है। कोई पदार्थ किसी पदार्थ को, किस पदार्थ को विलयन में, किस पदार्थ को विलयन, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखें। किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने मतलब पोतने में किया जाता है, उस पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखें। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग के यहाँ पर CaCO3 गणेश भगवान वाला बोरा आता है, उसका चूना का सूत्र है CaCO3, ठीक है। और इसको जब गर्म कीजिएगा, गर्म करके इसके CaO और यहाँ CO2 गैस निकलेगा। ये है कली चूना CaO, इसको जल में मिलाइएगा, ये हो जाएगा H2O। ये जैसे जल में मिलाइएगा तो ये जो है ना, ये चूना पत्थर है, ये कली चूना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जल में मिलाइएगा, ये खरा चूना, खरिया चूना, खरिया चूना का सूत्र पूछेगा CaO बोलिएगा, तो CaOH का हॉल 2, इधर इधर कुछ नहीं, बस CaOH का हॉल 2, ये हो गया भाखरा चूना। यही भाखरा चूना का उपयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं, इसी को हम लोग पोतते हैं। लेकिन पानी मिला करके न किए तो किस पदार्थ का उपयोग किस विलयन का उपयोग सफेदी करने में करते हैं, तो बोलिएगा कली चूना का। किसका? कली चूना का। इसका सूत्र क्या होता है? CaO। रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफेदी करने में करते हैं। लेकिन ये चूना पत्थर है,
ये चूना पत्थर है, इसको खारिया चूना भी बोलते हैं, खारिया, खारिया। चौक, ठीक है, चौक, पानी नहीं मिला है वहाँ, वो भी खरिया ही है। और जो लिखता है ब्लैक बोर्ड पे वो चौक खरिया है। खरिया का सूत्र पूछेगा तो बोलिएगा CaCO3, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव को थोड़ा और करते हैं। कुछ विलियन का अभी हम लोग जो नाम जान रहे थे, कुछ विलियन का जो रंग है उस रंग को भी थोड़ा याद कर लेते हैं एक जगह, ताकि आपको पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा। चलिए देखिए, पहला CaSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा था? नीला। फिर फेरस सल्फेट FeSO4, इसका विलयन का रंग कैसा था? हल्का हरा, हल्का हरा। फिर JnSO4 बना था, इसका कैसा था? रंगहीन। यहां तक में किसी को दिक्कत? एक और बताते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 का विलयन का रंग होता है उजला। कैसा होता है? उजला होता है। बेरियम सल्फेट BaSO4 का विलयन का रंग उजला होता है। नाइट्रोजन गैस N2 गैस का रंग पूछेगा तो बोलिएगा भूरा। N2 गैस का रंग भूरा होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ये सब हम पढ़ा भी चुके हैं, तो याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और यह चिप्स के थैले में भी भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस किस थैले में भरा जाता है? तो बोलिएगा यह चिप्स के थैले में भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं, N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। नाइट्रोजन डाई गैस का रंग कैसा होता है? तो बोलिएगा भूरा होता है। चिप्स के पॉकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बोलिएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कॉपर सल्फेट का रंग उजला, बेरियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट का रंग नीला, फेरस सल्फेट का रंग हरा, जिंक सल्फेट का रंग रंगहीन, बेरियम सल्फेट का रंग उजला होता है। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। शायद अब हमको जहाँ तक लगता है हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर आज यहाँ समाप्त होती है। जितना भी क्वेश्चन पूछने लायक है वो सिर्फ बता दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी हो सकता था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देना है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। अब आपको अगले दिन से सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बौछार मिलने वाला है। आप ऑब्जेक्टिव के लिए अब तैयार रहिए, ठीक है। साइंस का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको देने का भरदम प्रयास करेंगे। आप भी तैयार रहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग होगा। थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे और थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। रट्टा नहीं मारना है, ऑब्जेक्टिव को भी समझना है। क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, उस पर बात करेंगे, ताकि आपको अलग प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप बना पाएँ। ऐसा नहीं कि याद करना, ऐसा कुछ नहीं, समझना है। तो ऑब्जेक्टिव पर कल से बातें होगी। यह चैप्टर आज समाप्त करते हैं। इसमें किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हमारा नंबर आपके पास है, बहुत से वीडियो में आपको नंबर दे चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है, नया है, तो ये नंबर है मेरा, याद रखिएगा 62 3 टाइम 0 17735। ये नंबर पे आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पूछने के लिए स्वतंत्र आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, हम जरूर कहेंगे आप बेहतर तैयारी कीजिए। अपने आप को बनाने के लिए सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। ये भी जो हम आपको दे रहे हैं ये इसका भी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी का ज़रूरत है। साल भर करने वाला चीज़ को आप एक महीना में सोचते हैं करने के लिए, वो संभव नहीं है। अभी जो आप अपने आप को पढ़ाई में व्यतीत कीजिएगा तो वो सेल्फ स्टडी के साथ कीजिए, बहुत ही बेहतर लाभ होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। दिल की हार्दिक गहराई से आप सभी छोटे भाई एवं बहनों को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। अच्छा, एक बात बोले, आजकल
बहुत सा बच्चा जो है ना क्रिस का गाना सुनेगा ऐसा बोलता है, सुनेगा क्रिस का गाना। तो हम लोग भी चलो ठीक है एक गाना आज सुनाते हैं आपको, सुनेगा? क्रिस का गाना नहीं, परीक्षा वाला गाना सुनेगा? परीक्षा वाला गाना, अरे बोलो न, परीक्षा वाला गाना सुनेगा? तो सुनाते हैं। याद न किया, याद न किया, पढ़ाई न किया, रिवीजन न किया तो क्या किया? पढ़ाई न किया, याद न किया, रिवीजन न किया तो क्या किया? ऐसी दुनिया में भी अगर रे बेटा परीक्षा में टॉप न किया तो क्या किया? चलो ठीक है, धन्यवाद।